चलिए तो मैट्रिक्स का हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे, तो मुझे डिफाइन करना है मैट्रिक्स को और डिटर्मिनेंट को डिफाइन करना है, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है, तो मैट्रिक्स सिंपल एक अरेंजमेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या अरेंजमेंट है, तो तुम अगर एनसीईआरटी का डेफिनेशन देखोगे तो एनसीईआरटी क्या लिखता है कि इट इज रेक्टेंगुलर एरे, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, ऑर्डर्ड है ना। एलिमेंट को तो इधर उधर करोगे तो नई मैट्रिक्स बन जाएगी, तो सेम नहीं रहेगी, मतलब ऑर्डर्ड का होता है, ऑर्डर इंपोर्टेंट है ना। सो मैट्रिक्स में क्या है कि मैट्रिक्स एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बोले तो वो लिखता है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। सो रेक्टेंगुलर एरे का मतलब इसका ये मीनिंग है कि ये रेक्टेंगुलर एरे है और ये ऑर्डर्ड है, तो इसमें रो होगा, कॉलम्स होंगे, इस तरीके से ये होगा हमारे पास एक्चुअली। सो जो मैट्रिक्स है ना, तो या दूसरे बुक्स में अगर देखोगे तो ऐसा लिखता है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ m into n नंबर्स रिटर्न इन m रोज एंड n कॉलम्स, तो ऐसे कर सकते हो तुम। सो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ mn numbers arranged in m rows and n columns, जैसे मैं ऐसे लिख देता हूं। सो वेयर m क्या है, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। सो m जो है कोई भी नेचुरल नंबर होगा और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है एक्चुअली। सो इस तरीके से जनरली लिखने का तरीका क्या है इसका, तो हम लोग जैसे मैट्रिक्स को मान लो मैं a से अगर डिनोट करता हूं, तो मतलब ये हो गया कि a मेरे पास अगर है, सो ये m क्रॉस n का है, जनरली इसको हम ऐसा लिखते हैं ना aij। सो यहाँ पे m रो और n कॉलम्स हैं, तो ये एक अरेंजमेंट है, मतलब सिंपल है ना। इसको अगर तुम ओपन फॉर्म में लिखो तो ये आपका कुछ ऐसा होगा a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, है ना, इस तरह से a21 a22 a23 a2n, एंड यहाँ से आ जाएगा सो am1 am2 am3 amn, इस तरीके से है। तो ये आपका मैट्रिक्स का सिंपल एक लिखने का तरीका है जो आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। सो ठीक है, तो m क्रॉस n, सो सिंपल नंबर ऑफ रो आपका m है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये रो बना रही है, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस है वो कॉलम बना रही है। तो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है रो है, ठीक है। सो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स ये रो है और वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट ये कॉलम है आपका, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स रो है, वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स कॉलम है। सो मतलब ये कॉलम है टोटल, है ना, इस तरीके से, और ये आपका रोज है इस तरीके से। सो टोटल m रोज n कॉलम्स हैं, तो आपको ये समझ आ ही रहा होगा टोटल कितने नंबर्स होंगे, m इंटू n, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस मैट्रिक्स में m इंटू n है। अच्छा, डिटर्मिनेंट को कैसे डिफाइन करते हो आप लोग, तो डिटर्मिनेंट डिफाइन करने से पहले मुझे थोड़ा स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स डिफाइन कर लेता हूँ, या कुछ एग्जांपल्स देख लो पहले, सम एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस, एग्जांपल ऑफ मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस के कुछ एग्जांपल्स देख लो, जैसे क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हो सकता है 1 2, तो ये क्या है, एक रो है इसमें और 2 कॉलम्स हैं, इस तरीके से हो सकता है, या a b c d इस तरीके से 2 क्रॉस 2 हमारे पास है। और मतलब 1 वो भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है कि यहाँ जस्ट 0 हो, तो ये 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है इस तरीके से। और यहाँ पे 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 है ना, 1 क्रॉस 1। सो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से, है ना, कुछ भी x y z, मान लो p q r, सो 2 रो 3 कॉलम है इस तरीके से, है ना। सो x y z p q r 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, और भी है ना, कुछ भी बना लो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सब कुछ मैट्रिक्स हैं। अब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना, तो ये सब बस बेसिक चल रहा है अभी। सो स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। सो अ मैट्रिक्स व्हिच हैज
equal number of row and columns. So equal numbers of rows and columns. ठीक है, सो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है एक्चुअली. सो मैट्रिक्स which has equal number of rows and columns is called square matrix. Is called square matrix. So mainly मतलब क्या है, that is जैसे A बराबर Aij m क्रॉस n है, this is square matrix if and only if हाँ m is equal to n. ठीक है, so ये m is equal to n है. हाँ, अब मुझे बताओ, so how do you define determinant? डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन क्या है? जैसे मैट्रिक्स तो अरेंजमेंट हो गया, सो यू आर अरेंजिंग सम नंबर्स इनटू सम रो एंड सम कॉलम्स, है ना. सो इस तरीके से यू आर अरेंजिंग एक्चुअली m इनटू n नंबर्स इनटू m रो एंड n कॉलम्स. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट? कोई भी ट्राई करो, हाउ टू डिफाइन डिटर्मिनेंट एक्चुअली. सर अगर मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना चाहे तो मैट्रिक्स का मॉड वैल्यू जो होता है वही डिटरमिनेंट बोलना. हाँ, तो जो आप बता रहे हो ठीक है, रो एंड कॉलम इक्वल होता है. यस. सो मतलब ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डिटर्मिनेंट, यही ना, कि सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ये है. सो डिटर्मिनेंट सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं ना. सो डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिफाइंड मतलब डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. बट हाउ डू वी डिफाइन? एक्चुअली क्या होता है कि फंक्शन है, ऐसा तुम बोलो, मैं अगर डिफाइन करूं, जैसे याद है रैंडम वेरिएबल क्या है? बेसिकली स्केलिंग फैक्टर है मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का. हाँ, या जैसे रैंडम वेरिएबल क्या करता है एक्चुअली, सैंपल स्पेस के आउटकम को कहाँ मैप करता है? नंबर पे. तो यहाँ पे क्या है कि डिटरमिन, है ना, तो डिटर्मिनेंट भी एक फंक्शन है एक्चुअली, जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ एसोसिएट करता है यूनिकली. मतलब हर मैट्रिक्स को एक किसी यूनिक नंबर के साथ एसोसिएट करता है, वो है डिटर्मिनेंट. सो डिटर्मिनेंट एक्चुअली वो नंबर ही है, समझ लो. सेम जो रैंडम वेरिएबल, जैसे कहते हैं ना एक्स रैंडम वेरिएबल है, सो एक्स क्या करता है, सैंपल स्पेस के आउटकम्स को रियल नंबर में मैप करता है, किसी एक पर्टिकुलर है आउटकम को किसी एक यूनिक रियल नंबर से मैप करेगा. सेम चीज यहाँ है. सो डिटर्मिनेंट इज आल्सो अ फंक्शन एक्चुअली दैट मैप्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स टू अ यूनिक रियल नंबर. बिल्कुल रैंडम वेरिएबल जैसा है. सो वह उस तरह से है ये, कि ये हर स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर के साथ एसोसिएट करेगा. सो या तो ऐसे लिख सकते हो कि इट इज अ नंबर, है ना, या every matrix can be associated to a unique real number and that number is called determinant. Or other way you can say कि determinant is a function that associates each matrix to a real number. ऐसे बोल सकते हैं हम लोग. So it is a function. It is a function, है ना. मतलब देखो फंक्शन हर जगह है. सीक्वेंस क्या है? फंक्शन है ना. सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे. इस तरह से रैंडम वेरिएबल क्या है? फंक्शन है. पीडीएफ, सीडीएफ, पीएमएफ सब फंक्शन, हर जगह फंक्शन है. सो डिटर्मिनेंट भी क्या है? ये भी एक फंक्शन हो गया. सो इस तरीके से इसका डोमेन क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ डिटर्मिनेंट अगर फंक्शन है तो हर फंक्शन का डोमेन होता है. जैसे रैंडम वेरिएबल का डोमेन है सैंपल स्पेस, तो डिटर्मिनेंट का डोमेन क्या होगा? नहीं, सारे नंबर उधर रेंज बता रहे तुम लोग, मैं डोमेन पूछ रहा हूँ. डोमेन जिस सेट पे डिफाइंड होता है. सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस, है ना. सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस. जैसे प्रोबेबिलिटी भी एक फंक्शन है. प्रोबेबिलिटी का डोमेन क्या होता था? सैंपल्स नहीं, क्या? इवेंट डोमेन कैसे हो जाएगा? सेट ऑफ इवेंट्स बोल सकते हो. प्रोबेबिलिटी किस पे डिफाइन होता है? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो? तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो. तो सेट ऑफ ऑल इवेंट इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड. तो सिग्मा फील्ड डोमेन है ना प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी भी एक फंक्शन है. सो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है. तो प्रोबेबिलिटी तुम एक्सोमेटिक डेफिनेशन याद करो, जब मैं दिखाया होगा प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन, सेट फंक्शन, डोमेन सिग्मा फील्ड है, कोडोमेन या रेंज 0 to 1 है.
तो सेट ऑफ इवेंट्स बोल सकते हो, सेट ऑफ इवेंट्स का एक दूसरा नाम सिग्मा फील्ड है, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल इवेंट्स इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड। तो सिग्मा फील्ड में क्या है, जो एलिमेंट्स है वो इवेंट है। तो सेट ऑफ इवेंट्स एक्चुअली तुम्हारा डोमेन है प्रोबेबिलिटी फंक्शन का। तो डिटरमिनेंट भी एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। एक सेट है दैट कंटेन ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। सो उस तो हर मैट्रिक्स पे तुम एक ऑपरेशन लगाओगे तो वो कोई यूनिक नंबर जनरेट करेगा। ऑपरेशन का फंक्शन, ये फंक्शन डिटरमिनेंट है। सो दैट विल जनरेट अ यूनिक नंबर करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दैट नंबर इज डिटरमिनेंट एक्चुअली, ठीक है ना। So it is a function that associates each square matrix to a unique real number या to a real number। unique क्या है, unique ही होगा। So to a real number, ठीक है। सो ये सिंपल है ना। तो मैं अगर बोलूं कि डिटरमिनेंट एक फंक्शन है, सो यहाँ पे सेट क्या है, इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। तो ये आपका डोमेन है एक्चुअली। सो सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस का डोमेन है, और जो इसका कोडोमेन है वो रियल नंबर ले लो, ठीक है। सो हालांकि रियल नंबर पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ मैट्रिसेस, तो इसलिए रियल नंबर है। अदरवाइज कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस डिफाइन करेंगे तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है ना, उस तरह से हो सकता है। तो हम लोग रियल नंबर पे भी डिफाइन कर रहे हैं, रियल नंबर है बात कर रहे हैं। सो सेट ऑफ है ना, और ये डिटरमिनेंट एक फंक्शन है। डिटरमिनेंट एक फंक्शन इस तरह से, या दूसरे तरीके से बोलोगे तो कुछ लोग बुक में ऐसा डिफाइन करता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एवरी, अरे तो जानते सब लोग, लेकिन कई बार डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। कोड था ना कि समटाइम्स ट्रिवियल थिंग्स आर मोस्ट डिफिकल्ट देन डिफिकल्ट थिंग्स, या मोर डिफिकल्ट देन डिफिकल्ट थिंग्स। सो जो ट्रिवियल चीजें लगती हैं कि बहुत आसान है, लेकिन वो आसान, तो अगर सर डिटरमिनेंट की डेफिनेशन जनरली पूछ दो तो जनरली बताते हैं लोग, लेकिन वो प्रॉपर डेफिनेशन रेयरली बता पाते हैं ना, इस तरीके से होता है। सो एवरी स्क्वायर जो मैट्रिसेस है ना, कैन बी एसोसिएटेड टू अ रियल नंबर, एंड दैट रियल नंबर जो है, सो दैट रियल नंबर इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ दिस स्क्वायर मैट्रिक्स। सो इस तरह का कुछ वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है, जो मैं बाद में लिख रहा हूं, ये एनसीईआरटी में तुम्हें इस तरह से मिलेगा कि वो कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू अ नंबर एंड दैट नंबर इज डिटरमिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये तो डेफिनेशन हो गया। सो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। सो देखो इसका डेफिनेशन में ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसीलिए आप किसी और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सिर्फ डिफाइन ही किया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। मतलब जिसने इंट्रोड्यूस किया, जिसने फर्स्ट टाइम, तो उसके बाकी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नहीं डिफाइन किया गया, ठीक है ना। सिमिलरली इनवर्स की भी बात जो होती है, तो इनवर्स जनरली आप किसका निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस का। लेकिन हायर लेवल पे आप जाएंगे तो एक वर्ड आता है जनरलाइज्ड इनवर्स, तो ये वर्ड यूज होता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लिख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड इनवर्स। उस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट है तो आगे जाके, लेकिन अभी है ना इस लेवल पे तो आपको सिर्फ यही स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकल सकता है, इस तरीके से, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें हम, तो जैसे मेरा अगर 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, सो मैं मान लो ए है यहाँ पे, सपोज ए बी सी डी है ना, इस तरह कुछ भी यहाँ पे है। सो लेट्स से कुछ भी लिख लो, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इस तरीके से है। सो डिटरमिनेंट का जो नोटेशन है वो मॉड नहीं है, अभी कोई कह रहा था मॉड है, एक्चुअली ये जस्ट लिखने का एक तरीका है। मॉड नंबर का होता है, मॉड्यूलस नंबर्स का होता है, हालांकि नोटेशन वही है, लेकिन उसको मॉड नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो शॉर्ट में DET ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए। और अगर 1 क्रॉस 1 का है तो स्क्वायर मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 का है, तो सेम नंबर डिटरमिनेंट है, ये आप ऑलरेडी जानते हो। फिर अगर 2 क्रॉस 2 का है, डिटरमिनेंट ऑफ बी, सो ये भी आप जानते हो, जस्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई करो माइनस नॉन डायगोनल, सो AD माइनस BC। फिर आप डिटरमिनेंट C का लिखो, सो C का डिटरमिनेंट अगर आप फाइंड करो तो सिंपली आपको ओपन करना तो आता होगा। सो हाउ टू ओपन,
तो इसका डेफिनेशन भी है, ऐसे ओपन भी कर सकते हो। जैसे क्या लिखते हो आप, ए टाइम, फिर आप उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर देते हो, सो वाई जेड क्यू आर, फिर माइनस बी टाइम। उसका लॉजिक ये है कि ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो 1 + 1 2 इवन है, और इवन क्या है, -1 की पावर कहीं ना कहीं i + j आता है डिटर्मिनेंट के डेफिनेशन। अगर आगे मैं माइनर के थ्रू या को फैक्टर के थ्रू डिफाइन करूँ डिटर्मिनेंट को, तो वहाँ आप देखोगे कि जब मैं एक्सपांड करूंगा आगे जाके, तो -1 की पावर i + j आता है, जो आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे, Yes, sir. है ना। तो वहाँ i + j आता है, उसी लॉजिक के थ्रू यहाँ प्लस आया और वहाँ माइनस आया, क्योंकि b का पोजीशन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो 1 + 2 3 हो गया, तो जो कि ऑड नंबर है, तो इसीलिए -1 की पावर i + j आता है डेफिनेशन में, तो उस तरह से आ जाएगा b इंटू। अब आप क्या करेंगे कि सो सिंपली आप क्या करो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट कर दो, xzpr, सो xzpr प्लस c, अब c के डिलीट कर दोगे तो xypq, तो ये आ गया xypq, इस तरीके से, ठीक है। सो ठीक है, तो ये हो गया। बाकी 4 + 4 का भी सेम लॉजिक है। अगर मेरा 4 + 4 का भी मैट्रिक्स है, तो भी मैं उसी लॉजिक से, है ना, मान लो a1 b1 c1 d1, लेट से a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3 एंड ठीक है। सो यहाँ पे डी है। ओपन करने का तरीका इसका भी वही है जो आप 3 × 3 के लिए कर रहे थे। अब ये तो 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है, तो ये वैसे ही ओपन होगा जैसे वो हुआ था, तो वैसे ही आप जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो यू नो द रूल। सो अगर जरूरत पड़ी तो, हालांकि जरूरत कम पड़ेगी, इस तरह है ना, 4 × 4 क्या है, तो जरूरत कम ही पड़ेगी। अगर ओपन करना चाहो फिर भी तो a1 इंटू, अब ये 3 × 3, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, रूल वही रहेगा, b2 c2 d2, इस तरीके से, है ना। सो ऐसा, फिर b3 c3 d3 b4 c4 d4, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, आगे माइनस में फिर b1 होगा, ये होगा, प्लस में फिर c1 होगा, फिर आप देख लो b1 का जो पोजीशन है उसके रो कॉलम डिलीट करके बाकी लिख दो। जैसे यहाँ c1 है तो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करो, जो बचा वो लिख दो, आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है ना, जस्ट डिवीजन हो रहा है। और प्लस में ऐसे ही d1 हो जाएगा, सो प्लस में आपका आ जाएगा d1 टाइम, सो हाँ एक मिनट, नहीं c1 माइनस में क्यों होगा, c1 की पोजीशन क्या है, So 1 3. 1 3 कितना 4 हो गया, तो पोजीशन का सम इवन है तो प्लस, ऑड है तो माइनस, तो c1 तो आपका पहली रो तीसरी कॉलम, 1 + 3 4, तो d1 माइनस, सॉरी आप d1 कहना चाह रहे होंगे, हाँ ठीक है, d1 माइनस में होगा, सो d1 ठीक है। सो d1 जो है फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, तो माइनस में रहेगा, बाकी इस तरह से लिख लेंगे। तो इस तरह जैसे आप ओपन करते हो वैसे ही कोई भी डिटर्मिनेंट ओपन किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये तो हो गया जस्ट मैट्रिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, हाउ टू ओपन डिटर्मिनेंट। अब थोड़े से टाइप्स पे आ जाते हैं। तो कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बेसिक्स देख लो। जैसे पहला तो जीरो मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं। सो जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, हाउ डू डिफाइन जीरो मैट्रिक्स? ये स्क्वायर मैट्रिक्स और कोई भी मैट्रिक्स अगर होगा उसका ए आई जे होगा वो जीरो ही होगा। स्क्वायर होना जरूरी है कि हाँ मतलब कोई भी मैट्रिक्स होगा है ना, तो उसका ए आई जे जीरो होगा, किसी भी ऑर्डर का चलेगा ना। हाँ ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, ठीक है। सो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 1 × 1 का हो सकता है, 1 × 2 का हो सकता है,
2x1 का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है। तो जनरली इसको हम लोग O से डिनोट करते हैं। तो इसको जनरली हम लोग O से या 0 से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से रहेगा। एक आता है दूसरा, जैसे रो मैट्रिक्स, ये सब वर्ड अक्सर यूज करूंगा बाद में, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। क्या होगा रो मैट्रिक्स? हालांकि इसी रो मैट्रिक्स को हम बाद में वेक्टर बोलेंगे, ये कॉलम मैट्रिक्स को वेक्टर बोलेंगे, रो मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा तो कॉलम मैट्रिक्स को हम वेक्टर बोलेंगे। हाँ सब बेसिकली जिसमें एक रो, हाँ एक रो, ठीक है ना। सो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, है ना, ओनली वन रो, ये है। जैसे एग्जांपल के लिए जिसमें एक ही रो हो, आप लोग 11 को थोड़ा रिवाइज कर लेना, मैं उसी को अलग रिवीजन ही करा रहा हूँ। ओनली वन रो, जैसे इस तरह से हो सकता है ए बी, है ना, सॉरी मैट्रिक्स में तो कॉमा नहीं लगाते, हम वेक्टर लिखेंगे तो वहां कॉमा लिखेंगे, लेकिन जनरली यहाँ पे जैसे मान लो ए बी सी इस तरीके से है, या जस्ट बी मान लो हो गया, या 4 एलिमेंट भी हो सकता है। जिसमें एक ही रो, ऐसे मैट्रिक्स में एक ही रो, कॉलम कितने भी चलेंगे। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है बताइए, कोई भी सेम है ना। तो a matrix having only one column, है ना, having only one column, इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, या इस तरीके से है एक्सेट्रा, इस तरीके से। इसमें एक ही कॉलम है, रो कितने भी हो जाएंगे, कॉलम एक ही है, कॉलम जस्ट वन है। ये आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स से पहले दिखा चुका हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स क्लियर है कि रो एंड कॉलम्स इक्वल होंगे, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अब आता है इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? सब बेसिकली जिसमें डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एंट्री 0। तो पहले मुझे डायगोनल एंट्रीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, नहीं? जैसे आप मतलब डबलेट्स, हाँ यस, ए आई जे है, जैसे m क्रॉस n, तो हम स्क्वायर लिख रहे हैं। डायगोनल एंट्रीज सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगी, है ना, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे। तो यहाँ अगर आप ओपन करो फॉर एग्जांपल, a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 a2n an1 an2 ann, इस तरीके से। ये हमारे पास है। ये जो एंट्रीज हैं आपके पास, इस एंट्रीज को हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास है, मतलब सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको डायगोनल एंट्रीज बोलेंगे, और जो इसको छोड़ के वो नॉन डायगोनल एंट्रीज या एलिमेंट्स, एंट्रीज या एलिमेंट्स बोलो। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ये जो हाँ हाँ मेनली प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, नहीं डायगोनल भी एक ही होता है मैट्रिक्स में, सब डायगोनल कुछ लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन इसी को डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल लोग वर्ड यूज करते हैं। इसको हम डायगोनल डिफाइन नहीं, यहाँ पे जो डेफिनेशन डायगोनल एलिमेंट्स का जो मैं लिख रहा हूँ, AII वैसे एंट्रीज जिसकी पोजीशन है AII, आई मतलब ith रो एंड ith कॉलम, तो उस एलिमेंट्स को मैं डायगोनल एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, या प्रिंसिपल डायगोनल तो बोल सकते हो, वैसे वो बुक में वर्ड यूज रहता है प्रिंसिपल डायगोनल, यस, है ना, बट मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ कि वैसे एंट्रीज जिसकी पोजीशन AII है, मतलब ith रो एंड ith कॉलम में, सेम रो एंड सेम कॉलम पोजीशन में आती है, उसको मैं डायगोनल एलिमेंट्स बोल रहा हूँ। तो यहाँ डेफिनेशन मेरा वैसा है कि डेफिनेशन के हिसाब से A1n या AN1 फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ वैसे एलिमेंट, डायगोनल एंट्रीज को मैं डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज, डायगोनल एलिमेंट्स और एंट्रीज। तो यहाँ जो मेरा डेफिनेशन वो ये है कि जो इस फॉर्म में हो, AII टाइप का हो, उसको मैं बोलूंगा डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। उसको मैं डायगोनल एलिमेंट्स बोलूंगा।
तो उसके लिए है ना, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अब इसको स्क्वायर होना पड़ेगा, है ना। सो डायगोनल मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लिखूंगा, इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, यस और नो। सर नहीं है। मतलब स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स, मान लो 3x3 का जीरो मैट्रिक्स है, सो 3x3 के जीरो मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? सर नहीं। क्यों? एलिमेंट तो इसमें डेफिनेशन में कहाँ लिखा है कि वन तो जीरो, मतलब इस डायगोनल में हो सकता है 2 जीरो हो जाए, एक ना हो सकता है, मतलब नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ जीरो मैट्रिक्स है, 3x3 का जीरो मैट्रिक्स है, क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है? नहीं होगा। क्यों? सर डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो चाहिए ना। कहाँ इसमें लिखा है, आपने कहाँ वो डेफिनेशन पढ़ा है? इसको पढ़ो जो मैंने लिखा है, a square matrix having in which all non diagonal elements are zero। तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स में, सॉरी जीरो मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है या नहीं है? है। सो जीरो मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। सो आप जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हो, जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअली, ठीक है। सो सिमिलरली आगे स्केलर मैट्रिक्स आएगा, तो जीरो मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स आल्सो, है ना। स्केलर मैट्रिक्स पर अच्छा प्रॉपर्टी, इस बार एक क्वेश्चन आया था गेट 2023 में स्केलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पे, कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जो हर मैट्रिक्स के साथ कंप्यूट करती है। ये बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स से मुझे डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल याद आ गया, कि जो हर डिस्ट्रीब्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो वैसे ही मैट्रिक्स जनरली कम्यूटेटिव थोड़ी होता है प्रोडक्ट में, लेकिन इस पे एक क्वेश्चन इस बार गेट 2023 में आया हुआ है स्केलर मैट्रिक्स पे, कि हाँ सर जीरो हो सकते हैं, है ना। हाँ, सो जीरो मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सो हमें डेफिनेशन, इसलिए डेफिनेशन ध्यान रखना है कि जब कोई चीज फिट ना बैठे तो आप देखो डेफिनेशन में फिट हो रहा नहीं हो रहा है। कई बार हम लोग एग्जांपल्स ऐसे देख रखे हैं कि हमें लगता है नहीं नहीं वहां नॉन जीरो ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा डेफिनेशन नहीं कहता है। डेफिनेशन बस ये कहता है कि नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए, डायगोनल जीरो है नहीं है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गारंटी क्या होनी चाहिए कि डायगोनल को छोड़ के जीरो होने चाहिए, डायगोनल जीरो है तो भी चलेगा और नॉन जीरो है तो भी चलेगा, ये मतलब है। तो a square matrix in which all non diagonals are zero, सिंपल ये डेफिनेशन लिखा मैंने। तो इसके हिसाब से जीरो मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो जैसे 0 0 0 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 2 0 0 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 0 0 इस तरह अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऐसा है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। आगे आता है ना, जैसे अभी कम्यूटेटिव की बात करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है मैट्रिक्स में, क्योंकि जरूरी नहीं ए बी और बी ए इक्वल हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी और बी ए कब इक्वल हो सकता है ना इस केस में। तो उस केस में अभी मैं बता रहा था हालांकि ना कि ए बी इज इक्वल टू बी, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब इस बार क्वेश्चन ऐसा था, मतलब मुझे याद आ गया। चलो अभी स्केलर डिस्कस करते हैं फिर बात करते हैं। तो व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? मेन डायगोनल्स के एलिमेंट जो है वो इक्वल होंगे, है ना, नॉन डायगोनल जीरो होंगे। तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में लिखूं या आप डायगोनल मैट्रिक्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के टर्म में डिफाइन कर देता हूं। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ठीक है, सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें क्या हो रहा होगा, सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। तो यहां पर से मैंने लिखा है
कि जो भी डायगोनल्स होंगे इक्वल होंगे, फिर से जीरो मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स है एक्चुअली। सो कि डायगोनल्स वाले इक्वल होने चाहिए चाहे वो कुछ भी हो, नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए, वो स्पेसिफाइड है। सो ठीक है ना, एग्जांपल के लिए जैसे 1 क्रॉस 1 में तो कुछ भी चल जाएगा, ये ले लीजिए। फिर जैसे 1 1 1 ऐसा बोल दीजिए, 0 0 0 0, हाँ इस तरीके के होंगे। तो इस तरीके के आपके ये मैट्रिक्स है जहां पे डायगोनल पे सारे इक्वल होंगे, है ना। सो इस तरीके के कुछ भी हो सकता है ना, √3 हो सकता है, तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके स्केलर मैट्रिक्स है। मैं ये कह रहा था जैसे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस आप लोग ऑलरेडी हैं, लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th 12th में बीएससी में पढ़े हैं मैट्रिक्स प्रोडक्ट। तो इसको अगर आप किसी मैट्रिक्स से, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि क्या होता है कि अगर ऐसा हो AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल A कोई भी मैट्रिक्स है जहां प्रोडक्ट डिफाइंड है, कहने का मतलब ये है कि A कोई भी मैट्रिक्स जहां प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो उस केस में क्या होगा, या मान लो चलो मैं A बोल देता हूँ n क्रॉस n का है, B भी n क्रॉस n का है, तो उस केस में ऐसा B कौन सा मैट्रिक्स होगा, तुम चेक कर सकते हो, ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर मान लो 3 क्रॉस 3 का है, तो इस मैट्रिक्स को किसी भी 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करो तो AB और BA इक्वल होगा। मान लो ये A है तो B तुम कोई भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लो, AB और BA हमेशा इक्वल आएगा। ये बाकी जगह नहीं होता है, ये डायगोनल में भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ भी जरूरी नहीं है डायगोनल में, क्योंकि एलिमेंट्स अलग अलग हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो आइडेंटिटी ऑब्वियसली वो भी स्केलर है। सो आइडेंटिटी तो पर्टिकुलर टाइप का स्केलर हो गया ना, आइडेंटिटी तो होल्ड कर ही रहा है, तो आइडेंटिटी एक हो गया। लेकिन ऐसे कोई भी स्केलर मैट्रिक्स यू कैन कंसीडर। सो अभी मैं क्वेश्चन अभी करूंगा, है ना, या आगे करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, गेट में है उस पे है। सो तो इस तरह कॉन्सेप्ट कुछ है जो यूज होंगे। तो अगर ऐसा होता है कि मान लो B कोई है n क्रॉस n मैट्रिक्स, AB BA इक्वल है, तो उस केस में B जो होगा, जो कि n क्रॉस n का होगा, इज अ स्केलर मैट्रिक्स, या B इज अ स्केलर मैट्रिक्स, देन मैं ऐसा ही लिख देता हूँ। सो इफ B जो है इज अ स्केलर मैट्रिक्स, अगर B स्केलर मैट्रिक्स है तो ऐसा हो रहा होगा। ये आगे हम एक बार और डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज जब देख रहे होंगे, तभी डेफिनेशन देख रहे हैं, तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं जस्ट। तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है स्केलर के बाद आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी पर्टिकुलर टाइप का स्केलर मैट्रिक्स हो गया ना। तो आइडेंटिटी तो है ना, A इंटू आई बराबर I इंटू A, तो हमेशा होल्ड करेगा, वही चीज थोड़ा जनरलाइज केस में है वो। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये भी सबको पता ही है, तो इन्होंने फिक्स कर दिया यहाँ पे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच जो है ऑल, ठीक है, इन विच क्या हो रहा होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, है ना। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 1 है, और जो नॉन डायगोनल है वो 0 है, ठीक है। सो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। इस तरीके से। सो एग्जाम्पल क्या ही देना है ना, 1 क्रॉस 1 का, तो अच्छा इसका नोटेशन क्या है, इट इज डिनोटेड बाय, so it is denoted by I या sometimes IN भी लिखा होगा, तो n उसका ऑर्डर लिखा रहता है, किस ऑर्डर का है एक्चुअली उस पे लिखा रहता है। सो जैसे 1 है तो 1 क्रॉस 1 का आइडेंटिटी है 1001, ये 2 क्रॉस 2 का है, फिर 1000100001, सो ये 3 क्रॉस 3 का है, इस तरीके से। तो ये सब आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं, ओके। और पर्टिकुलरली मेनली ये टाइप्स हो गया तुम्हारे पास, तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया, डिटरमिनेंट का डेफिनेशन, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स का देख लिया हमने। आगे थोड़ा सा अगर और कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर मैं क्लास
11 12 वाला बात करूँ तो और क्या है उसमें, ट्रांसपोज डिफाइन कर सकते हैं ना। लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर। हाँ ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर अपन ये भी देख लेते हैं। यस, सो लोअर ट्रायंगुलर कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बताइए इसका डेफिनेशन क्या है लोअर ट्रायंगुलर का? कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, कोई ट्राई करो डिफाइन करने का डेफिनेशन। सर जो डायगोनल सर मैट्रिक्स है सर, उस पे नीचे का सर होगा सर एलिमेंट वो नॉन जीरो होंगे सर, ऊपर से सर जीरो होंगे। ये कहीं लिखा रहता है नीचे वाला नॉन जीरो होगा? कहीं तुमने देखा है ऐसा? ऊपर वाला होता है इसमें, उल्टा मतलब होता है इसमें। जैसे हमने डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया? कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो हो। तो यहाँ भी क्या है, लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सब जीरो हो, तो मतलब डायगोनल के ऊपर वाला जीरो हो, बस इतना ही गारंटी चाहिए। इवन जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इवन जीरो मैट्रिक्स सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। जीरो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है, जीरो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, स्क्वायर में स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, है ना। यहां तुम्हें मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि डेफिनेशन को बहुत बारीकी से पढ़ो। कई बार हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन में अज्यूम कर लेते हैं कि डायगोनल पे नॉन जीरो ही होना चाहिए, कहीं लिखा नहीं होगा, कोई बुक उठा के देख लो, वो आपने अज्यूम किया हुआ है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे एग्जांपल्स देखे कि आपने मान लिया कि अच्छा वो डायगोनल पे नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि उस बुक में लिखा नहीं वैसा एग्जांपल ना, उसने एग्जांपल ऐसे ही लिखे कि डायगोनल पे नॉन जीरो एलिमेंट लिखे, तो आपने अज्यूम कर लिया कि डायगोनल पे नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन आप डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो तो वहाँ कहीं लिखा नहीं होगा कि डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए, या इस तरह से स्केलर में भी लिखा होगा कि डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा लिखा ही नहीं होगा। इसमें भी जैसा अभी बता रहा है अखिलेश कि डायगोनल के नीचे वाले नॉन जीरो होने चाहिए, ऊपर वाले जीरो होने चाहिए, वैसा लिखा ही नहीं होगा कहीं पे कि डायगोनल के नीचे वाले नॉन जीरो होने चाहिए, नॉन जीरो लिखा ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हम अज्यूम कर लेते हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, सॉरी लोअर ट्रायंगल ना, एबव डायगोनल, मतलब लोअर ट्रायंगल को छोड़ के, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल को छोड़ के सब जीरो होने चाहिए। डायगोनल भी जीरो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एटलीस्ट ये कहने मतलब था कि नॉन डायगोनल जीरो है। डायगोनल क्या है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ भी लोअर ट्रायंगल क्या है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोअर ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सब जीरो, तो ट्रायंगल इंक्लूडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, तो कहने का मतलब ये हो गया कि डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होने चाहिए, जरूरी है। सो यहाँ पे क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स एबव डायगोनल, ठीक है, एबव डायगोनल आर जीरो। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एबव डायगोनल आर जीरो। फॉर एग्जांपल जैसे आप है ना बनाते हैं 1 2 3, तो यहाँ मान लो 4 5 6, सो यहाँ जीरो होने चाहिए, है ना। तो यहाँ जैसे ये लोअर ट्रायंगल हो गया मान लो इस तरह से, सो इस ट्रायंगल को छोड़ के बाकी सब जीरो होने चाहिए। इवन जीरो मैट्रिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो ये भी लोअर ट्रायंगल छोड़ के बाकी सब जीरो है, क्या प्रॉब्लम? कंडीशन ये है कि इसके ऊपर वाले जीरो होने चाहिए, डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होने चाहिए। तो ओके, बाकी 2 क्रॉस 2 का भी लिख सकते हो, 1 3 2 0 ना, तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं, ऊपर वाला जीरो होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। हाँ वैसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं आईजे के टर्म में ना, मतलब क्या करें, आई यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, तो आई लेस देन जे इक्वल टू जीरो होगा, ए आई जे जीरो अगर मैथमेटिकली लिखे तो, जैसे है ना, ठीक है, वो उस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हम लोग आप जो कहना चाह रहे हैं। जैसे हम डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना डायगोनल मैट्रिक्स, तो अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं क्या लिखते हैं कि ए आई जे इज जीरो फॉर ऑल आई डिफरेंट देन जे, यही डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। स्केलर में क्या था, स्केलर मैट्रिक्स अगर डिफाइन करते हैं, सो ए आई आई या इनफैक्ट ए आई जे, सो ए आई जे जो है ये कोई फिक्स कांस्टेंट होगा व्हेन आई इज इक्वल टू जे एंड जीरो व्हेन आई डिफरेंट देन जे। और मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ ए आई जे एन क्रॉस एन, है ना, इस तरीके से। जैसे अभी ये बता रहे थे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब आप इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि ए आई जे की वैल्यू जो होगी, जो ए आई जे है
एक्चुअली सो यहाँ पे बस इतनी रिक्वायरमेंट है, 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे, जैसे 1 3 है ना, तो फर्स्ट रो में क्या है 1 1 1 2 1 3, तो 1 2 0 है 1 3 0 होगा, तो आई लेस देन जे है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो ये क्या होगा, सो ए आई जे इज 0 फॉर ऑल आई मोर देन जे, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये 0 होना चाहिए। तो ये हो गया डेफिनेशंस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था, तो वैसे ही है आइडेंटिटी, सो ये है। सो सिंपली आप क्या लिखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा कि ए आई जे 1 when I is equal to j, 0 I different than j, यही है। सो आई जे डिफरेंट है तो 0, आई जे इक्वल है तो 1। सो इस तरीके से है, तो आई थिंक इस तरह करना चाह रहे थे। ओके, सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो मैंने वर्ड में भी डेफिनेशन लिख रहा था, वो मैथमेटिकली हो गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन तो पैरेलल ही होगी, सो पैरेलल डेफिनेशन होगा इसका। पूरा कॉपी हो गया, सो हाँ ठीक है। सो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो डायगोनल, ठीक है, बिलो डायगोनल आर 0, तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 होंगे। सो एग्जांपल के लिए यही पे लिख दूं, तो एग्जांपल के लिए आपके पास आ गए, जैसे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी है ना, इवन 0 0 0 0 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, तो डायगोनल के नीचे वाले 0 होना जरूरी है, बाकी 0 है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो और वो टाइप रहेगा बेसिक टाइप, तो यही था बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब आगे क्या कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सिंपली कुछ है ना ऑपरेशन है। ट्रांसपोज होता है। हाँ, ट्रांसपोज से पहले कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। सो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, सो ऑपरेशन में क्या है कि सिंपली मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑर्डर है m क्रॉस n या m बाई n, बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे ऑर्डर है m बाई n, तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू डिफाइन सम, तो सम ऑफ मैट्रिक्स, सो वी ऑलरेडी है ना, सो दिस विल बी m क्रॉस n ओनली। सो ठीक है ना, मतलब कहना मतलब ये कि टू मैट्रिक्स का सम तभी डिफाइंड है जब दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। इनफैक्ट इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस कर सकते हैं। सो इक्वल मैट्रिसेस, तो उससे पहले तो और थोड़ा इक्वल की बात कर लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, सो हाउ विल यू डिफाइन इक्वलिटी, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ, क्या होना चाहिए, only entries are equal, corresponding entries are equal. ऑर्डर, ऑर्डर के बारे में क्या बोलोगे, ऑर्डर भी इक्वल होगा ऑब्वियसली है ना। ऑर्डर तो इक्वल होना चाहिए। हाँ, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर एंड सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं हम लोग। सो अगर मैथमेटिकली अगर मैं लिखूं इसको तो क्या होगा,
चलो सो जैसे जनरली मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ अगर कि ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है लेट्स से एम क्रॉस एन, और बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, तो हम कब बोलेंगे ए बी इक्वल है? तो मैथमेटिकली लिखें अगर हम तो ये है कि ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, सो ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ सर हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक जानते हो आप? यस सर। हाँ, तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, तो यहाँ पे आपकी एंट्रीज रियल नंबर की बात करते हो ना आप, मतलब नहीं कुछ भी है तो सिंपली आप ट्रांसपोज लेते हो जस्ट वहाँ पे ना, ट्रांसपोज इक्वल है तो उसमें बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं और वहाँ पर ट्रांसपोज के साथ साथ कॉन्जुगेट लेते हैं, तो सिमेट्रिक का ही भाई है वहाँ की, तो वहाँ सिमेट्रिक जैसा ही आप ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, तो वहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोज नहीं, वहाँ ट्रांजुगेट वर्ड भी होता है, ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट। तो जब आप ट्रांसपोज ले लो साथ में कॉन्जुगेट भी लिखते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो मैं डिफाइन करूंगा। तो सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग हर्मिशियन है और स्क्यू सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग स्क्यू हर्मिशियन है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज के लिए डिफाइंड है। अगर मान लीजिए रियल मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स के सारे एंट्रीज रियल नंबर है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर है, जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर है, रियल एंट्रीज है। तो दोनों सिमेट्रिक और हर्मिशियन डिफरेंट कब हो जाता है? जब कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज हैं, तो उस पर अलग हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज के लिए डिफाइंड होता है, तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, सम ये हो गया, इक्वलिटी मतलब ए इक्वल टू बी आप बता रहे थे ना, तो पहली बात तो ये है कि ऑर्डर इक्वल हो, सो लाइक एम क्रॉस एन बराबर पी क्रॉस क्यू, सो एम शुड बी इक्वल टू पी, एन शुड बी इक्वल टू क्यू एंड ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू बी आई जे, इस तरीके से। सो m जो है p के इक्वल है, n जो है q के इक्वल है और ai जे bi जे के इक्वल होगा। ठीक है, सो दूसरा सिमिलरली माइनस डिफाइन करेंगे इस तरीके से और स्केलर मल्टीपल डिफाइन करेंगे, तो ये आ जाएगा k टाइम ai जे m क्रॉस n। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। मेनली डिवीजन मैट्रिक्स का डिफाइन है ही नहीं, डिफाइन नहीं किया गया डिवीजन को, सो डिवीजन का कोई डेफिनेशन नहीं है। प्रोडक्ट का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। सो प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे अगर मैं मान लूँ यहाँ पे आपके लिए मैं प्रोडक्ट को अलग से डिफाइन करता हूँ, तो ठीक है ना, इक्वलिटी में कोई दिक्कत होगा नहीं, इक्वलिटी एडिशन सब्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट थोड़े से अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। सो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, सो प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए आपके पास है ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी है, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा ऑर्डर बी जे के लिखता हूँ, ये इंडेक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि मतलब आप चाहो तो बी आई जे ही लिख लो, अभी वो बाद में हम इंडेक्स चेंज कर सकते हैं उसका। तो लेट्स से बी आई जे लिख लो पी क्रॉस क्यू। तो पहली बात ये है कि a इंटू बी इज डिफाइंड, बताइए कब होगा? इफ क्या होना चाहिए? सो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होने चाहिए। सो यहाँ पे पहली बात ये है कि जो n है वो p के इक्वल होना चाहिए, और उस केस में जब आप a इंटू बी कैलकुलेट कर रहे होंगे, सो a है आपका ए आई जे एंट्रीज m क्रॉस n एंड b है आपका बी आई जे एंट्री है p क्रॉस q। तो हमने कहा कि n और p इक्वल होना चाहिए, तो अगर np इक्वल कर देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं np को इक्वल कर देता हूँ, सो p के जगह n रख दिया, और इंडेक्स ये लिखने के बजाय आप इसको थोड़ा इंडेक्स चेंज कर दो तो jk, क्योंकि मैं इसके तरीके से डिफाइन करूंगा। सो क्या होगा, या आप नहीं भी कर सकते, मर्जी है। तो इसका प्रोडक्ट में क्या आता है, यहाँ पे जो आपके एंट्रीज आते हैं वो कैसे आते हैं? तो पहले तो ये बताओ कि जो आंसर आ रहा है उसका ऑर्डर क्या है? सो यू हैव m क्रॉस q, लेट्स से इसका है c i j। देखो यहाँ a i j b j के c i j नहीं होगा, ये c i k है ना, इंडेक्स भी उसके हिसाब से होगा क्योंकि ये m आया है और q आया है, तो ये c i k लिखूंगा इसको मैं। और व्हाट इज c i k? वेयर
ईच एलिमेंट सी आई के इज, किसी को आता है डिफाइन करना? हाउ कैन यू राइट सी आई के इन टर्म्स ऑफ ए आई जे एंड बी जे के? बताओ कैसे रिलेशन लिखोगे थ्योरेटिकली? मल्टीप्लाई करना सबको आता है। तो ये एक्चुअली है ए आई जे इंटू बी जे के समेशन ओवर जे, जो भी है जे कहाँ होगा, जे इसमें ना जे एन में है, सो ये जे फ्रॉम 1 to n। तो ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और यही चीज आप क्या करते हो वहां पे, रो को मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करते हो ना। तो ये यहाँ पे हो रहा है कि ए आई जे इंटू बी जे के जे फ्रॉम 1 to n। और आपको याद होगा जब रो में एक से ज्यादा एलिमेंट होता है तो आप ऐड करते हो, उसीलिए समेशन लगा हुआ है। तो ये जो सी आई के होगा वो इस फॉर्म का होगा। ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गया। ए इंटू बी के एलिमेंट कैसे दिखेंगे, तो ए इंटू बी के एलिमेंट इसके जैसे होंगे, ए आई जे इंटू बी जे के जे फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ सी आई के है, ठीक है। सो रो कॉलम, तो जिस रो से आप ith रो को मल्टीप्लाई कर रहे हो jth कॉलम के साथ, तो यहाँ आई जे एंट्री, सॉरी है ना, यहाँ ith रो को यहाँ सॉरी ए आई जे और बी जे के, नोटेशन थोड़ा अलग किया मैंने। सो करेस्पॉन्डिंग एंट्री मल्टीप्लाई होती है ना, तो वहाँ क्या करते हो आप लोग? हाँ ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई जब करते हैं क्या करते हैं, फर्स्ट रो को जैसे पहले हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मुझे जो एलिमेंट मिलता है वो नया एलिमेंट क्या होता है, C11 होता है, यही ना। जब आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो वहाँ C21 मिलता है, मतलब एंट्रीज। सो ये मतलब थ्योरेटिकल डेफिनेशन ये हो गया आपका। सिमिलरली बाकी बी ए वैसे डिफाइन कर सकते हो। तो मेनली क्या, जैसे एग्जांपल एक देख ले अगर हम, सो जैसे ए आपके पास है 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल, और बी मेरे पास है 1 -1 है ना, 2 1, लेट्स से इस तरह से है। सो अगर मुझे a इंटू बी को डिफाइन करना है तो क्या a और b मल्टीप्लिकेबल है? बताइए, क्या हम a b को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बताइए। नहीं कर सकते। ठीक है ना। सो यहाँ पे आपके पास 2 रो 3 कॉलम है और यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है। सो मल्टीप्लाई होने के लिए होना क्या चाहिए था कि इसके करस्पॉन्डिंग ये मिलने चाहिए थे, बट वो है ही नहीं। सो ये और ये इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट डिफाइंड। सो इस तरह के मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड है अगर नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन द सेकेंड मैट्रिक्स, इस तरीके से। बट बी ए डिफाइंड होगा, है ना। सो बी ए आपके पास है 1 -1 2 1, और ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से है आपके पास ये। सो क्या होगा देखिए, सो ये आपके पास है 2 क्रॉस 2 और ये है 2 क्रॉस 3, 2 by 2 2 by 3 मतलब। सो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस। सो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा जी? Sorry, I can't make a phone call with your iPad. अरे 2 + 3। सो ऐसे पगलाता रहता है। हाँ तो यहाँ से आ जाएगा 2 क्रॉस 3 का, ठीक है, 2 क्रॉस 3। और मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप लोग? तो इस फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री आएगी। फिर इसी फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड कॉलम के साथ, तो आपके पास ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की एंट्री आएगी। इसी फर्स्ट रो को आप थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये एंट्री आएगी। फिर सेकेंड रो को आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये एंट्री आएगी। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो ये एंट्री आएगी। फिर ऐसे ही सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ तो ये एंट्री आएगी। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग। ओके, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? -3 -3, ओके, -3 -3, फिर 6 9 12। ठीक है जी, देख लीजिए। तो मतलब सिर्फ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से एक चीज समझ आया आपको कि A इंटू बी मैट्रिक्स का और B इंटू ए जरूरी नहीं है इक्वल हो, जो आप ऑलरेडी जानते हैं ना। सो जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए इक्वल होगा आपका, ठीक है। सो यहाँ पे है ना एक चीज नोट कर सकते हो कि है ना, सो नोट दैट ए बी इज नॉट डिफाइंड
बट बी ए इज डिफाइंड। सो ऐसा हो सकता है कि ए भी डिफाइंड ना हो, बी ए डिफाइंड हो, या बी ए डिफाइंड ना हो, ए भी डिफाइंड हो, या अगर दोनों भी डिफाइंड होगा तो जरूरी नहीं दोनों इक्वल हो, दोनों डिफरेंट हो सकता है। सो इस तरीके से। सो आइए तो क्या करते हैं अब, कुछ और भी एग्जांपल आप ट्राई कर सकते हो मल्टीपल प्रोडक्ट के, तो मल्टीप्लाई करने के। तो जनरली क्या होता है, आगे थोड़ा सा चलो अभी क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो आप ये बताओ ट्रांसपोज का क्या डेफिनेशन है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं ना ट्रांसपोज। ये सब 11th 12th वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब जस्ट 11th 12th वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, सो हाउ डू डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो सिंपली, है ना। सो अ मैट्रिक्स obtained by, मैथमेटिकल में लिख दूंगा मैं, वर्ड में लिख रहा हूं, अ मैट्रिक्स obtained by interchanging its rows and columns। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सो नोटेशन इसका जैसे ए मेरे पास है ए आई जे, ऑर्डर इज m cross n, then A transpose will be, so the A transpose will be A J I n cross m। ठीक है, so A J I n cross m, so ये आपका A transpose होगा। so A is A I J m cross n, A transpose is A J I n cross m। ओके जैसे अच्छा ये तो दैट इज हो गया, उसी को दूसरे तरीके से लिखा हमने। एग्जांपल में ये है कि मान लीजिए आपके पास है 1 2 3 4 5 6, सो सिंपली जो ए ट्रांसपोज होगा वो ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस यू ऑल नो। सो ये सिंपली आपका 2 क्रॉस 3 है, सो ये आपका 3 क्रॉस 2 है, इस तरीके से हो गया। सो ये हो गया आपका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के बेस पे आप लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन क्या डिफाइन करते हैं आप लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए तो सिमेट्रिक डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? A square matrix A is said to be symmetric matrix such that A is equals to A transpose। Square matrix A such that A transpose is equal to A is called symmetric। एग्जाम्पल के लिए सो यहाँ पे ये है कि अगर आप थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखो, सो दैट इज ए आपके पास है ए आई जे लेट्स से n क्रॉस n। सो यहाँ क्या हो रहा है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का मतलब क्या है, सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A का मतलब है दिस इफ एंड ओनली इफ A I J इज इक्वल टू A J I, यही ना, फॉर ऑल I कॉमा J, ऐसा हो रहा है। सो ith रो और jth कॉलम के एंट्रीज हमेशा इक्वल होगी jth रो और ith कॉलम के एंट्रीज के। सो एग्जांपल के लिए आप अगर मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का लिख रहे हैं, सो अगर यहाँ 1 2 3 लिख रहे हैं तो ये कह रहा है कि AI से AJI के इक्वल होना चाहिए। जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का सेम होगा, तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। अगर आप 4 5 लिख रहे हैं तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ 6 लिख रहे हैं। सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यू कैन वेरीफाई कि आपका जो देख के पता चल जाता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, यस, फिर ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम है, यस, थर्ड रो और थर्ड कॉलम सेम है, यस, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। यू कैन जस्ट वेरीफाई कि A ट्रांसपोज A इक्वल है, और इसका मतलब है कि A जो है वो सिमेट्रिक है।
ठीक है, अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो हाउ डू यू डिफाइन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? क्या डेफिनेशन है इसका? A equal to minus A transpose. हाँ, सो सिंपली a square matrix such that A transpose is equal to minus A, है ना? A transpose नेगेटिव के इक्वल हो जाए, A बराबर माइनस A transpose, सेम चीज है, is called skew symmetric. So this is called skew symmetric matrix. This is called a skew symmetric matrix, ठीक है? So this is called a skew symmetric matrix. ठीक है? एग्जाम्पल के लिए ऐसे, हालांकि जीरो मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक है ना. जीरो मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक एज वेल एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों होता है ये. तो जीरो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी था, अगर तुम यहाँ एग्जाम्पल लिखते. सो जीरो मैट्रिक्स तो ऐसे एग्जाम्पल होता है इसका, है ना, और एग्जाम्पल तुम देखते तो जीरो मैट्रिक्स होता. सो जीरो मैट्रिक्स तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, है ना. तो ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो जीरो मैट्रिक्स ही होगा बस. तो मतलब स्क्वायर जीरो मैट्रिक्स जिसका मतलब ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जो उस तरह से. सो एक तो मतलब सिंपल जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन तुम्हारा डेफिनेशन पे आओ जरा. देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट करूं, सो दैट इज ए आई जे जो होगा जस्ट नेगेटिव होगा ए जे आई के. ये कहना चाह रहा ना कि ए आई जे इज जस्ट नेगेटिव ऑफ ए जे आई, या ए जे आई इज जस्ट नेगेटिव ऑफ माइनस, है ना, इक्वल टू माइनस ए आई जे फॉर ऑल आई कॉमा जे. इन पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं, इन पर्टिकुलर जब i और j इक्वल है, तो i j इक्वल कहाँ पे होता है, डायगोनल एलिमेंट्स पे. हमने डायगोनल एलिमेंट्स को डिफाइन किया, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के वो एलिमेंट्स जहाँ i j इक्वल है उसको हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स. ठीक है, सो i और j इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, जब i और j इक्वल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, a i i इज इक्वल टू माइनस a i i. ठीक है, इस तरीके से. और यहाँ से क्या आ जाएगा, so 2 times ai is 0, so यहाँ से ai is equal to 0. ठीक है ना, for all i. तो इसका मतलब जरूरी है कि स्क्यू सिमेट्रिक में जरूरी है क्या होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना. so all diagonal entries has to be 0 in case of skew symmetric matrix. so यहाँ से क्या होगा, so एग्जाम्पल अगर हम कुछ लिखे तो आप ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं आपको जहां डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो है, क्योंकि आप जब ट्रांसपोज लेंगे तो उसका नेगेटिव आना चाहिए. तो डायगोनल ट्रांसपोज लेने में डायगोनल एलिमेंट्स तो चेंज होता नहीं है, तो ऐसा नंबर जो खुद का नेगेटिव हो वो जीरो ही है सिर्फ, तो इसलिए डायगोनल पे जीरो ही होना पड़ेगा. सो 0 0 0 ये तो हमेशा जीरो रहेगा. अब यहाँ अगर मान लीजिए आप 1 और -2 लिख रहे हैं, सो यू हैव टू पुट जस्ट नेगेटिव, तो -1 और 2 यहाँ लिखना पड़ेगा. अगर यहाँ आपका 4 है तो यहाँ -4 लिखना पड़ेगा, लाइक दिस. Okay, so you can see first row is just negative of first column, second row is just negative of second column. ठीक है, third row is just negative of third column, क्योंकि वो डेफिनेशन कह रहा है. क्योंकि आप क्या करते हैं, ट्रांसपोज में इंटरचेंज करते हैं रो कॉलम को. ठीक है, रो कॉलम को इंटरचेंज करोगे नेगेटिव आएगी, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एक दूसरे का अपोजिट साइन होगा, डायगोनल को 0 होना पड़ेगा. तो इस तरीके से ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अभी जैसे क्वेश्चन आया था हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइए डिफाइन करते हैं ना, इस सिलेबस में बोला था ना. सो अगर आप देखो तो यहाँ पे मैं भी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जस्ट अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आगे. तो जैसे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो अलजेब्रा था हालांकि, कि हाउ टू ऐड मैट्रिसेस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट.
और हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस, ये है। अभी जैसे हमने बोला है कि स्टैंडर्ड मैट्रिसेस कुछ डिफाइन कर रहा है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं अभी। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो देखो ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, नो प्रॉब्लम। अच्छा सॉरी, रियल एंट्रीज के लिए, जो रियल एंट्रीज में है जो सिमेट्रिक है वो हर्मिशियन भी होगा, सर थ्योरम्स में आगे दिखाऊंगा। सो पहले तो डिफाइन करते हैं, तो हाउ टू डिफाइन बताइए आप लोग। पहले तो उसमें अगर कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हुआ तो उसका तो कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, मतलब थीटा कुछ साइड ऐसा कुछ लेना पड़ता है। हाँ, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, यहाँ ट्रांसपोज भी लेना पड़ेगा और कॉन्जुगेट भी लेना पड़ेगा ना। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, जस्ट हम ट्रांसपोज लेते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों लेंगे एक्चुअली। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स को दूसरा नाम भी है, इसका नाम है ना सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स, में कुछ लोग डिफाइन करते हैं। तो आप लोग पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना आप लोगों ने, जैसे बताइए सिंपल अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि जैसे a प्लस आयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस आयोटा b। हाँ, a माइनस आयोटा b। तो अगर मैं कहीं पे मैट्रिक्स भी लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास कि a कोई मैट्रिक्स है aij, सो अगर मैं a बार यहाँ कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब होगा कि जितने भी एलिमेंट्स है हर एलिमेंट पे आप कॉन्जुगेट लगाओ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये मतलब होगा कॉन्जुगेट का, तो ये ए कॉन्जुगेट हो गया। और ट्रांसपोज तो सब लोग जानते हैं, सो ट्रांसपोज का मतलब है ए जे आई, और एक यहाँ नोटेशन होगा ए ट्रांसपोज ऊपर कॉन्जुगेट लगा होगा, तो इसका क्या मतलब होगा इस नोटेशन का मतलब? हाँ, ए जे आई और ट्रांसपोज भी लगा होगा, तो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों करना है एक्चुअली आपको। सो यू हैव टू टेक ट्रांसपोज एज वेल एज यू हैव टू टेक कॉन्जुगेट। सो मेनली इसका रेलिवेंस जो है, इस डेफिनेशन का रेलिवेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज के लिए। अगर रियल नंबर एंट्रीज के लिए बात करेंगे, आप मान लो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट रियल नंबर है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स कुछ नया नहीं है, इट इज जस्ट सेम एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अगर सारे एंट्रीज रियल नंबर है ना, तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है एक्चुअली, ठीक है। तो वैसा है, मतलब रियल नंबर के केस में हर्मिशियन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है अगर सारे एंट्रीज रियल नंबर है तो। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज है तो इसकी मीनिंग, तब इसका इंपॉर्टेंस, तब ये रेलिवेंट है एक्चुअली, तो थोड़ा डिफरेंट होगा सिमेट्रिक केस में। क्योंकि वैसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रियल नंबर होगा तो रियल नंबर का अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो सेम ही रहेगा, 2 + 0 आयोटा 2 - 0 आयोटा सेम ही बात है, तो 2 ही आएगा, तो ये कॉन्जुगेट खत्म हो जाएगा। तो अगर रियल एंट्रीज हैं तो जस्ट, तो इसको ट्रांजुगेट बोलेंगे। वर्ड क्या होगा? ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, तो उसको एक साथ बोलते ट्रांजुगेट होगा। ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट यू हैव टू टेक टुगेदर। तो इसका नोटेशन एक्चुअली हम लोग जो अभी मैं यूज करूंगा वो ये यूज करूंगा। तो इसका नोटेशन बुक में भी आप देखेंगे, किसी को याद है क्या नोटेशन यूज करता है? हाँ, ए और ऊपर थीटा लिखा रहता है, ठीक है। तो ये इसका नोटेशन है, ए थीटा, सो ऊपर थीटा होगा, इसका मतलब ये ट्रांजुगेट है। तो ये नोटेशन है बुक में, अगर देखोगे आप तो ये ट्रांजुगेट का नोटेशन बुक में यूज किया जाता है। सो देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट कि ए ट्रांसपोज लो और उसका कॉन्जुगेट लो, दिस इज इक्वल टू ए, ठीक है। या इसी को बुक के लैंग्वेज में लिखे, सो दैट इज ए थीटा इज इक्वल टू ए, ये चीज है। सो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, सो दिस इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। So this is called Hermitian matrix. एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बताओ।
तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट तो चेंज होगा नहीं। तो जरा समझो, ए ट्रांसपोज कौन सा मैथमेटिकली लिखें एग्जांपल से पहले, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करें तो मतलब क्या होगा, दैट इज, है ना, मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा, दैट इज, यहाँ से आएगा, ये तो आपका ट्रांसपोज है, सो ए जे आई का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए आई जे फॉर ऑल आई कॉमा जे, यही मतलब है। तो एक तो है कि रियल नंबर, मतलब कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख दो, तो वो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो रियल एंट्रीज वाले बोल रहा हूँ, जो रियल एंट्रीज वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल नंबर जिसके एलिमेंट्स हैं, तो वो सेटिस्फाई कर ही जाएगा, ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाला डिफाइन करते हैं। सो ऐसा हो, इन पर्टिकुलर अगर आई जे इक्वल है, मान लीजिए, जरा ध्यान दो, इन पर्टिकुलर, सो इन पर्टिकुलर आई जे इक्वल हो, तो आई जे इक्वल होने का क्या मतलब है, मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होगा, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो यहां से क्या कंडीशन आएंगी कि ए जे आई या जे जे एक लिख लो, सो ए आई आई इज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए आई आई, यही होगा। सो ए आई आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए आई आई, और ए आई आई इसका क्या मतलब है, ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसका कॉन्जुगेट खुद के इक्वल आता है, तो वो रियल नंबर होंगे। तो इसका मतलब है कि ए आई आई हैज टू बी रियल नंबर फॉर ऑल आई। सो मतलब इससे ये क्लियर हो गया कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल पे हमेशा रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, अदरवाइज वो हर्मिशियन होगा नहीं, मतलब क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना, खुद का ट्रांसपोज, मतलब मेरा कॉन्जुगेट हो, ऐसा नंबर जो खुद का कॉन्जुगेट हो, तो खुद का कॉन्जुगेट हो तो ये हो नहीं सकता वैसा, जिसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट हैज टू बी रियल नंबर। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, देखिए ध्यान से। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, अगर यहाँ मैं 1 प्लस आयोटा लिखता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आप डेफिनेशन ध्यान से देख के बताओ। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक साथ लेना होता है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, यस, तो 1 माइनस आई, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट ले लीजिए उसका आप, तो 1 माइनस आयोटा। अब आप चेक कीजिए, इसको हम चेक करते हैं। सो ध्यान दो, पहले मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, आप ध्यान दीजिए, मैं पहले ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो ट्रांसपोज जस्ट लूंगा तो 1 प्लस आई, 1 माइनस आई 2। अब मैं इसका कॉन्जुगेट भी ले लेता हूँ, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट भी ले लेता हूँ। अब सो अब मैं अगर कॉन्जुगेट ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया, अब कॉन्जुगेट लीजिए, तो 1 का कॉन्जुगेट 1 रहेगा, 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, और 2 का कॉन्जुगेट 2 रहेगा। सो अब चेक कीजिए क्या खुद के इक्वल आया, यस। तो इसका मतलब है कि ये आपका है ना, आप चेक कीजिए खुद के इक्वल आया ये। सो यहां से आपने देखा कि ये जो ए थीटा बोलेंगे इसको, दिस इज ए। सो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है। मैं कुछ और एग्जांपल्स लिखता हूं, देखिए, मुझे लगता है इधर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इन जनरल अगर लिखूं, मैं सो इन जनरल अगर लिखता हूं, ध्यान दीजिए आप, सो यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको। सो लेट्स से कोई रियल नंबर रखना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 रख दिया, मतलब डायगोनल पे तो रियल नंबर ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं हो सकता। सो ये देखा हमने, और यहाँ अगर a प्लस आयोटा बी रखा है और यहाँ मान लीजिए c माइनस आयोटा डी है, तो आपको ये समझ आ रहा है यहाँ क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू टेक कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज बोथ। तो जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये यहाँ आएगा, लेकिन कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट भी आना चाहिए, तो यहाँ आपको लेना पड़ेगा a माइनस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी। अगर यहाँ मान लीजिए e प्लस आयोटा f है तो यहाँ e माइनस आयोटा f लेना पड़ेगा। तो ये आपका दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। वाई? सो आप चाहो तो वेरीफाई करके देख लो, बिकॉज ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा का मतलब क्या कि आप ट्रांसपोज लो और फिर कॉन्जुगेट लगाओ हर एलिमेंट पे, वो ए के इक्वल आएगा। पहले ट्रांसपोज लो और फिर कॉन्जुगेट लगा दो, फिर देखो ए के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। डेफिनेशन देख रहे हैं जस्ट हम, तो यहाँ ट्रांसपोज मेनली, अच्छा कोई रियल एंट्रीज ले लो एग्जांपल के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3 4, सो आप ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, सो कॉन्जुगेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4,
अच्छा चलो इसको मैं सिमेट्रिक बना देता हूँ, सिमेट्रिक नहीं बनाया तो इसको मैं सिमेट्रिक बना देता हूँ। तो 1 2 2 4 ले लीजिए। तो जब ट्रांसपोज लेंगे 1 2 2 4, कॉन्जुगेट लेंगे क्या ही होगा, तो ये ए ही आएगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि रियल नंबर है तो कॉन्जुगेट खुद ही आएगा। सो क्या मतलब एवरी जो रियल एंट्रीज वाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सो दैट विल बी अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके एक और डिफाइन करते हैं, तो क्लास खत्म होने से पहले एक और स्क्यू हर्मिशियन डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो जस्ट डेफिनेशन देख रहे थे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। बताइए तो स्क्यू हर्मिशियन का क्या डेफिनेशन होगा? A = -a थीटा। हाँ जैसे आप ध्यान रखना सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में क्या रिलेशन है, वैसे ही हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन रिलेशन है। So a square matrix A with complex entries you can write, कुछ बुक में अलग से लिखा होगा with complex entries, even all real number are complex number, आप जानते हो क्योंकि 2 है 2 + 0 आयोटा, so all real number are complex numbers। so हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए कि a square matrix A is and with complex entries you can write, so A is skew Hermitian matrix if and only if, so a square matrix A is skew Hermitian if and only if A theta is equal to -a, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, या A is equal to -a theta, so है ना। so इस तरीके से so that is क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -a, ठीक है। और इसी को थ्योरेटिकली लिखे दैट इज सो AJI कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -aij, है ना। ट्रांसपोज लिया तो AJI is equal to -aij for all I, j। in particular अगर मैं डायगोनल एंट्रीज के लिए बात करूं, so I is equal to j, तो क्या होगा बताओ भाई। तो यहाँ से AII ट्रांसपोज इज इक्वल टू -aii, तो इसका क्या मतलब, सॉरी A ट्रांसपोज है ना, AII कॉन्जुगेट बराबर तो बोलो ऐसा कब होगा, जब रियल नंबर का जब उसका नेगेटिव लेंगे। तो रियल नंबर लेंगे तो होगा ही नहीं। मान लो तुम AI को 2 रख दो, 2 बार बराबर -2 होगा। नहीं वो नहीं, मतलब सपोज A + IB बीटा इसका है -a + IB ऐसा हो तब -a + IB, A को 0 होना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर सुना है तुम लोगों ने। हाँ जैसे मान लो अगर ये आयोटा B है, तो आयोटा B किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस ऑफ, मतलब आयोटा B का कॉन्जुगेट लो, तो तुम्हें ट्रांसपोज लेना है इसका, सॉरी कॉन्जुगेट लेना ना, क्या आ जाएगा आयोटा B। सेटिस्फाई करेगी, चेक करो। ये क्या हो सकता है? नहीं मैं एक चेक कर रहा हूँ, माइनस ऑफ ना, माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, हाँ तब होगा। नहीं समझे नहीं हूँ। अच्छा एक एग्जांपल लेके देखते रहो। जैसे एग्जांपल एक मैं बनाता हूँ, हमने क्या डेफिनेशन सही लिखा ना, यहाँ देख लो एक बार सही से लिखा ना, A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -a, सो AJI का क्या लिखा, कॉन्जुगेट बराबर -aij।
सो मैंने आई जे इक्वल कर दिया, तो ए आई आई कॉन्जुगेट बराबर माइनस ए आई आई। सो ऐसा नंबर जिसका कॉन्जुगेट लेने पे उसका नेगेटिव आ जाए, ये मतलब है ना, ऐसा नंबर जिसका कॉन्जुगेट लेने पे उसका जस्ट नेगेटिव आ जाए। ओके, तो उस तरह का नंबर क्या होगा, आयोटा बी टाइप का, ठीक है ना। सो ऐसा नंबर जिसका कॉन्जुगेट ले और जस्ट नेगेटिव आ जाए। सो आयोटा बी का कॉन्जुगेट होगा माइनस आयोटा बी, 0 प्लस आयोटा बी का 0 माइनस आयोटा बी। तो ठीक होता, क्या दिक्कत है तुम्हें, तुम आयोटा बी ले लो या माइनस आयोटा बी ले लो, दोनों सेटिस्फाई करेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सो ऐसा नंबर जिसका कॉन्जुगेट लो, तो आयोटा बी का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा बी, माइनस आयोटा बी कॉन्जुगेट आयोटा बी, दोनों सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ए आई से तुम क्या रख सकते हो, तो ऐसा नंबर जो खुद के नेगेटिव आता हो, है ना। अरे यार इसका क्या चक्कर है। सो तो इसका ये मतलब, इससे ये कंक्लूजन आया कि ये जो ए आई आई है आर प्योरली इमेजिनरी और जीरो। एक ये हो सकता है कि जीरो ही हो जाए या प्योरली इमेजिनरी बोल दो, है ना। तो इस तरीके से जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बनाऊं, सो 1 क्रॉस 1 में क्या हो सकता है, वही आयोटा बी टाइप का, देख लो। तो अगर तुम 1 क्रॉस 1 में बात करोगे तो ए ट्रांसपोज, जीरो मैट्रिक्स भी ओके है। सो ए ट्रांसपोज लोगे तो ये खुद ही है, कॉन्जुगेट ले लिया तो इसका कॉन्जुगेट आ गया, सो माइनस आयोटा बी आ जाएगी, सो ये माइनस ए आ जाएगा, सो ये आपका माइनस ए आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, 2 क्रॉस 2 का बात करें अगर हम, सो क्या होगा यहाँ पे, या तो जीरो ले लो या आयोटा बी ले लिया मान लो। यहां तुम अगर कंसीडर कर रहे हो लेट्स से ए या सी प्लस आयोटा डी, सो व्हाट डू यू थिंक, इसको स्क्यू हमेशा होने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, बताओ, स्क्यू हमेशा होने के लिए माइनस सी प्लस आयोटा डी। हाँ, माइनस सी प्लस आयोटा डी। सो पहले कॉन्जुगेट लेना है फिर नेगेटिव भी करना है उसका, सो ऐसा है ना। सो अब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लोगे बाद ना, तो कॉन्जुगेट लो नेगेटिव कर दो, तो कॉन्जुगेट आता सी माइनस आयोटा डी, उसका नेगेटिव लो तो माइनस सी प्लस आयोटा डी। अब चेक करो यहाँ पे, सो इफ यू चेक, सो ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लोगे तो यहाँ पे वो ए माइनस ए आना चाहेगा, माइनस ए आ जाएगा। तो ये है कि इसका जो डायगोनल एंट्रीज हैं दैट हैज टू बी जीरो और हैज टू बी प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। ए प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल पार्ट ए है, इमेजिनरी पार्ट बी है, तो रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। तो इस तरह के केस होंगे। अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लिखूं तो ये किस फॉर्म का होगा, सो स्क्यू हर्मिशियन जो है 3 क्रॉस 3 का, वही बात मान लो जैसे यहाँ पे लिखा हमने। सो यहाँ कुछ भी हो सकता है, या तो जीरो या आयोटा टाइम लैम्डा, आयोटा टाइम सी, इस तरीके से कुछ, हाँ वैसा। जीरो भी तुम कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बात वही है। और यहाँ पे अगर है ए प्लस आयोटा बी, सो इसका होगा माइनस ए प्लस आयोटा बी, कॉन्जुगेट लो, ए माइनस आयोटा नेगेटिव ले लो। यहाँ सी माइनस आयोटा डी है तो यहाँ होना पड़ेगा सी प्लस आयोटा डी, तो माइनस सी माइनस आयोटा डी, ठीक है। अगर यहाँ ई प्लस आयोटा एफ है तो यहाँ आ जाएगा ई माइनस आयोटा माइनस ई प्लस आयोटा एफ। तो इस तरीके से इस फॉर्म का होगा, एक बार चेक कर लो आप लोग। मैं अगर पर्टिकुलर नंबर के टर्म में दिखाऊं तो नंबर के लिए मान लीजिए सो 0 2 आयोटा 3 आयोटा, यहाँ 1 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ होगा कॉन्जुगेट लोगे आप तो 1 प्लस 2 आयोटा, तो माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। 3 प्लस 4 आयोटा, तो कॉन्जुगेट लो 3 माइनस आयोटा, सो माइनस 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए जस्ट कोई भी नंबर है 5 प्लस 6 आयोटा, तो वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरीके से दिस यू कैन चेक, सो ए थीटा इज इक्वल टू ए आ जाएगा, मतलब ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट यू विल गेट ए। सो ये डेफिनेशन हो गया स्क्यू हर्मिशियन का। तो आज हमने क्या किया, जस्ट डिफाइन किया, शुरू में तो कुछ बातें ऐसी किए थे, फिर हमने डिफाइन किया मैट्रिसेस क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखे, फिर ट्रांसपोज के बेस पे जो टाइप्स 4 है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में, इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक है ना रिजल्ट्स हैं, जो थ्योरम जो क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं जिसपे। तो हमने देखा सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। उससे पहले बेसिक टाइप्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, जीरो मैट्रिक्स या डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, ये सब देखा हमने।
सो आगे इसको कंटिन्यू करूंगा अभी मैं। पहले जो 11 12 वाले बेसिक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन जैम में वैसे ही आए जो 12 वाले कॉन्सेप्ट, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ k टाइम a, सो k की पावर n डिटरमिनेंट है, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, तो ये सब 11 12 का कॉन्सेप्ट है जो जैम में आया हुआ है। क्वेश्चन देखोगे अभी मिलेगा तो अब देखोगे 11 12 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बने हुए हैं जो बच्चे भूल जाते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट पहले एक बार रिकॉल करेंगे जो हम लोग कर रहे हैं अभी 11 12 वाले। उसके बाद फिर एक बार सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज मैं कराता हूँ, वो करा के फिर ये हो जाएगा तो जैम का मैथ्स पोर्शन खत्म हो जाएगा। गेट का भी कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, ये तो करना ही है, जैम 100% करना है गेट वालों को, ठीक है। सर एक बात थी सर, जी ये ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और ये कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज एक ही होता है सर? हाँ हाँ सेम होगा। तो ये लिख सकते हो प्रॉपर्टी में, ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इवन ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये सब आगे देखेंगे, और ए ट्रांसपोज का इनवर्स ये भी इक्वल रहता है। ये सब सेम चीज तुम ट्रांसपोज इनवर्स में कर लो, कॉन्जुगेट इनवर्स, ये सब भी, ये भी इक्वल रहता है, ठीक है। चलिए तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू सर, गुड नाइट।